हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। रोजाना के समान ही आज भी अपन ज्योग्राफी पढ़ते हैं और वर्तमान में कोटा विश्वविद्यालय कोटा की बीए फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की एग्ज़ाम प्रारंभ हो चुकी है। ज्योग्राफी का पेपर भी आने वाला है। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्रथम बार कॉलेज की परीक्षा दे रहे हैं, तो इनको सबसे पहले पेपर पैटर्न के अनुसार पेपर करना चाहिए और उसी के अनुसार अपन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को रोजाना एक एक करके अपन हल करते हुए चल रहे हैं। दूसरी बात है कि प्रत्येक क्वेश्चन को हल करते वक्त समझने पर ज़्यादा ध्यान देना है, रटने पर नहीं। समझ करके पढ़ने से कोई भी चीज़ समझने में आ जाती है तो उसके बारे में अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे फिजिकल ज्योग्राफी आपकी चलती है, फिजिकल ज्योग्राफी, तो इसमें कल भी अपन ने क्या पढ़ा था? कल पढ़ा था अपन ने भू संतुलन का सिद्धांत यानी समस्थिति सिद्धांत। समस्थिति या भू संतुलन का सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ जाए, सस्पेंस में नहीं पढ़ना है। तो एरी महोदय के अनुसार कल अपन ने बाय प्रूफ के अनुसार प्रमाण एकत्रित करते हुए किस प्रकार से पृथ्वी पर ऊपरी धरातल पर किस प्रकार से संतुलन बना रहता है, उस संतुलन का कारण सहित अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भू संतुलन सिद्धांत। क्रोबर महोदय का पर्वत निर्माण सिद्धांत। भाई इस समस्थिति सिद्धांत के अनुसार तो महाद्वीपीय क्षेत्र में किस प्रकार से संतुलन बना रहता है, भले से एक क्षेत्र में कितनी प्रकार से हिमालय जैसे विशाल पर्वतों की रचना हो जाए, परंतु उसमें संतुलन किस प्रकार से बना रहता है। तो इसमें तो संतुलन सिद्धांत पढ़ लिया जो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ लिया। क्रोबर के पर्वत निर्माण सिद्धांत में इस महाद्वीपीय क्षेत्र में पर्वतों की रचना कैसे हुई इसके बारे में अध्ययन करें। क्रोबर ने पर्वत निर्माण सिद्धांत इसको भूसन्नति सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। भूसन्नति सिद्धांत। ठीक है, इसे भूसन्नति सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि क्रोबर महोदय ने पर्वतों का निर्माण भूसन्नति से बताया कि भूसन्नति के आधार पर ही पर्वतों का निर्माण होता है। और इससे संबंधित आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन करके आ सकता है। भले से छोटा क्वेश्चन ही बन करके आए, बाकी जरूर बन करके आएगा और बड़ा क्वेश्चन भी बन करके आ सकता है। तो बड़े क्वेश्चन के लिए जो मैटर अपन समझेंगे भूसन्नति को, उसमें से छोटा क्वेश्चन भी बन करके आए से उसको भी अपन
हल कर लेंगे। कैसे बनता है वह भी मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो भूसन्नति सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले तो ये समझो कि इसका जो अध्ययन करने का उद्देश्य है वह है महाद्वीपीय क्षेत्रों में हिमालय जैसे विशाल पर्वतों की रचना होने का क्या कारण है और इस प्रकार का विशाल परिवर्तन होने के लिए कौन सी शक्ति का प्रयोग हुआ। तो पर्वतों की रचना के लिए कौन सी शक्ति का प्रयोग हुआ, उसके लिए आया आंतरिक शक्ति का। ठीक है, आंतरिक शक्ति का प्रयोग हुआ। आंतरिक शक्ति क्या होती है, पिछली क्लासों में भी पढ़ लिया अपन ने। धरातल के आंतरिक भूगर्भ से उत्पन्न होने वाली शक्तियां, उन्हें आंतरिक शक्ति के नाम से जाना जाता है। और धरातल के पृथ्वी के बाह्य भाग से उत्पन्न होने वाली शक्तियों को बाह्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आंतरिक भूगर्भ गर्म होने के कारण वाष्प और तीव्र तरंगों के रूप में जो प्रवाह करती है और उससे ऊपरी धरातल पर कितनी प्रकार की भू हलचल और परिवर्तन हो जाता है, तो उसे आंतरिक शक्तियों के नाम से जाना जाता है। जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वह इन्हीं शक्तियों के द्वारा होता है। ठीक है, समझ गए हो। तो इन पर्वतों की रचना करने के लिए इन्होंने आंतरिक शक्ति का प्रयोग बताया। किसने? क्रोगर ने। सबसे पहले देखो आप कि भूसन्नति क्या होती है। भूसन्नति एक लंबा सकरा गहरा जलीय गर्त होता है। धरातल पर लंबा सकरा और गहरा जलीय गर्त होता है, जिसे क्या कहते हैं? भूसन्नति के रूप में जाना जाता है। धरातल पर लंबा सकरा और गहरा जलीय गर्त, जिसे भूसन्नति के नाम से जाना जाता है। इस भूसन्नति से पर्वतों की रचना होने को बताया। इसे भूसन्नति सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो प्रारंभ में एक जलीय भाग, इस प्रकार से एक जलीय भाग होता है, इसमें जल भरा रहता है मान लो, और इस जलीय भाग के दोनों तरफ महाद्वीपीय भाग होते हैं। ठीक है, तो जलीय भागों के दोनों किनारों से लंबे समय तक
तलछट जमा होता है। तलछट का मतलब मलबा, जल के साथ घुलनशील होकर के जो मलबा उस जल में जमा होता रहता है उसको तलछट के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लो ये जलीय भाग है, कोई भी सागर या महासागर, कोई भी प्राकृतिक झील मान लो है, इस प्रकार से। और इधर से बहने वाली नदियां भी, और इधर से बहने वाली नदियां भी हजारों वर्षों तक अपने साथ में घुलनशील मलबा जल के साथ में ला करके और इसमें जमा करती रहती है, इसमें जमा करती रहती है, जिसे क्या कहा जाता है, तलछट, तलछट कहा जाता है। और इस तलछट के दबाव से इसकी जो आंतरिक तली है वह स्पंज के समान नीचे की ओर बैठती जाती है, स्पंज के समान नीचे की ओर इस प्रकार से बैठती जाती है। ठीक है, समझ लो। ज्यों ज्यों मतलब तलछट इसमें जमा होता जाता है, तलछट के दबाव से इसकी आंतरिक तली जिस प्रकार से स्पंज को दबाने से नीचे की ओर बैठता है, इसी तरीके से इसकी तली नीचे की ओर बैठती जाती है, और बैठते जाने से ये जलीय भाग लंबा, सकरा और गहरा गर्त के रूप में बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जलीय भाग दोनों किनारों पर तलछट जमा होते रहते हैं। इसकी आंतरिक तली नीचे की ओर धंस जाती है। ठीक है, इसकी आंतरिक जो तली है वह नीचे की ओर दब जाती है, और इसके जो दोनों किनारे हैं, इसकी तली पर दबाव पड़ने से इसके दोनों किनारे आपस में एक दूसरे के समीप आते हैं। जलीय गर्त के दोनों किनारों को अग्र प्रदेश कहा। अग्र प्रदेश, एक ये अग्र प्रदेश और ये अग्र प्रदेश। ठीक है, इस जलीय गर्त के दोनों किनारे दृढ़ यानी कठोर चट्टानों से निर्मित भूभाग हैं, और उस भूभाग से बहने वाली नदियां हजारों वर्षों तक अपने साथ में घुलनशील मलबे के रूप में तलछट इस जलीय भाग में जमा करती रहती है, और वह जो दृढ़ भूखंड दोनों किनारे हैं इनको इन्होंने अग्र प्रदेश कहा। समझ गए? इस जलीय भाग के दोनों किनारे आपस में एक दूसरे के समीप इस जलीय भाग व
गर्त को इन्होंने भूसन्नति कहा। किसने? क्रोगर ने। तलछट के दबाव से इसके किनारे एक दूसरे के समीप आने लगे। तलछट के दबाव से इसके किनारे एक दूसरे के समीप आने लगे। अब एक दूसरे के समीप ये दोनों किनारे एक दूसरे के समीप आने लगेंगे तो इसमें जमा तलछट पर दबाव पड़ेगा। और दबाव पड़ने से इन पर कौन सा बल लगेगा? संपीड़न बल से एक दूसरे के समीप आने लगे। जलीय भाग में जमा तलछट पर संपीड़न बल का दबाव पड़ा। ठीक है, संपीड़न बल का दबाव पड़ा जिससे ये जमा तलछट नीचे तो जा नहीं सकता, ऊपर की ओर उठता है और मोड़दार पर्वतों का रूप धारण कर लेता है। क्या लिख देता हूँ? बल का दबाव पड़ता है तलछट पर दबाव से ऊपर की ओर उठकर मोड़दार पर्वत का रूप ले लेता है। ठीक है, तो ये तलछट जो जमा है इस पर इन दोनों किनारों के दबाव पड़ने से संपीड़न बल उत्पन्न होता है। संपीड़न के दबाव से ये जमा तलछट तीव्र गति से ऊपर की ओर उठता है और इस प्रकार से मोड़दार पर्वतों के रूप में ऊपर की ओर उठ करके ठंडा होकर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार मोड़दार पर्वतों की रचना भूसन्नति के द्वारा होती है। इस प्रकार मोड़दार पर्वतों की रचना भूसन्नति द्वारा
द्वारा हुई, ठीक, भूसन्नति के द्वारा हुई। और इसका इस प्रकार से मानना है, कभी कभी इसके दबाव से जो ये अग्र प्रदेश एक दूसरे के समीप आते हैं तो इनमें दोनों में अंतर होता है। अंतर किस प्रकार का, मान लो इधर से चलने वाला जो अग्र प्रदेश है उसकी गति तीव्र गति है, इधर की मंद गति है, तो इधर से लगने वाला जो दबाव है वो अधिक रहेगा और इधर से लगने वाला दबाव है वो कम रहेगा, ठीक। तो यानी कि अग्र प्रदेशों की गति करने से, गति में परिवर्तन होने से उनसे लगने वाला जो संपीड़न बल है उसके प्रभाव पर निर्भर करता है कि पर्वतों पर मोड़ किस प्रकार से लगे। अग्र प्रदेशों से लगने वाले संपीड़न बल से पर्वतों पर लगने वाले मोड़ व ऊंचाई होती है, ठीक। उनकी ऊंचाई और उसमें लगने वाले मोड़ निर्भर करता है। जिधर से बल लगता है उधर का मोड़ अधिक होता है और जिधर से नहीं लगता है, मान लो इधर से लगने वाला मोड़ है, लगने वाला मोड़ इसके विपरीत दिशा में इसके मोड़ बनते हैं, ठीक है। तो दोनों अग्र प्रदेशों के मध्य का भाग ऊपर की ओर उठकर पठार का रूप धारण कर लेता है, पठार यानी ऊपर उठकर के ऊंचा उठा हुआ भाग जो ऊपर से बिल्कुल बिना मोड़ के एक प्लेन समतल के रूप में होता है, ऊपर तो उठ जाता है ताकि प्लेन के रूप में होता है। तो इस प्रकार से जैसे तिब्बत का पठार हिमालय के दोनों तरफ से ऊपर उठा हुआ तो है, बाकी एक तरह से प्लेन के रूप में है, तो इसको तिब्बत के पठार के रूप में इसी प्रकार से माना जाता है। हिमालय में तिब्बत का पठार इसी प्रकार का पठारी भाग है। तो दोनों तरफ से लगने वाला बल समान होने पर दोनों किनारों पर मोड़ तो लग जाते हैं, परंतु ऊपर वाला जो भाग है वो ऊपर की ओर उठकर एक समतल मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है और पठार का रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से दोनों किनारों पर जो लगने वाला बल है वह इस तरीके से
लग जाता है और ये पठार बन जाता है यहाँ से यहाँ तक का, और ये वाले भाग हैं ये मोड़दार पर्वतीय रूप का रूप धारण कर देता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं पठार। ठीक, तो इस प्रकार से पर्वतों की रचना करने के लिए बताया कि क्रोबर ने पर्वत निर्माण सिद्धांत के रूप में इसे भूसन्नति निर्माण के रूप में भी इस प्रकार से समझाया। डायग्राम से समझो और इससे संबंधित किताबों से पढ़ करके और विस्तार से अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप लिखना है। भूसन्नति क्या है, सबसे पहले क्रोबर इस सिद्धांत का नाम लिखा अपन ने, इसकी रचना करने के लिए कौन सी शक्ति का प्रयोग होता है, फिर सबसे पहले भूसन्नति के बारे में बताया। अब इसमें से छोटे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, जैसे आगे आपके साथ में भूसन्नति क्या है। ठीक है, भूसन्नति क्या है, तो ये भूसन्नति का मैंने डेफिनेशन दी। धरातल पर लंबा सकरा और गहरा जलीय गर्त भूसन्नति कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में इस भूसन्नति के दोनों किनारों पर कठोर चट्टानों से निर्मित भूभाग होता है, जिसे क्या कहा, अग्र प्रदेश। क्वेश्चन इसी प्रकार से बन जाते हैं कि अग्र प्रदेश क्या है। अग्र प्रदेश क्या है, यानी कि भूसन्नति के दोनों किनारों पर जो दृढ़ भूखंडों से दृढ़ प्राचीन कठोर चट्टानों से निर्मित भूभाग होता है, और वहाँ से गुजरने वाली नदियों के द्वारा निरंतर उस जलीय भाग में तलछट मलबा जमा करता रहती है। इस प्रकार के जो भूभाग हैं उनको अग्र प्रदेश कहा। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब क्वेश्चन बनते हैं, और बड़े क्वेश्चनों के साथ साथ में छोटे क्वेश्चन भी आपके हल हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आप निश्चित रूप से समझते हुए डायग्राम से पढ़ते रहें, और अधिक से अधिक बच्चों को भी शेयर करते चलें, सब्सक्राइब भी करते चलें, ताकि अपनी क्लास आगे से अधिक से अधिक आपको मैटर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।